सबसे पहले जी हां, हिंदुस्तान के खिलाफ जो साजिश हो रही है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देश के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे मोदी से हारे तो हिंदू तालिबान के सहारे। जी हां, सोचिए कैसे मोदी के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा, ये एजेंडा चलाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि दरअसल आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ये खुलेआम धड़ल्ले से हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए हिंदू तालिबान खुलेआम बोलते हैं। मोदी के खिलाफ दरअसल ये एजेंडा और प्रोपेगेंडा है। मोदी को बदनाम करने का, हिंदुस्तान को बदनाम करने का ये एजेंडा है कि हिंदुस्तान के ऊपर एक हिंदू तालिबान का ठप्पा लगा दो। मोदी से जीत नहीं सके, हिंदुस्तान से जीत नहीं सके तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब करो। ये कौन कर रहा है? ये विदेशी साजिश है, इसमें देसी लोग शामिल हैं। वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए जरा, द गार्डियन, अंग्रेजों का अखबार, विदेशी अखबार गार्डियन क्या छाप रहा है देखिए जरा। मोदीज बुलडोजिंग ऑफ पार्लियामेंट शोज हिम एज द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू तालिबान। यानी मोदी को तालिबान, हिंदू तालिबान का निर्माता बताया जा रहा है। ये जरा हम फुल स्क्रीन अगर दिखाएं तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी को बताया जा रहा है मोदी हिंदू तालिबान के निर्माता हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो अखबार की हेडलाइन है, उस अखबार की हेडलाइन है जिसमें हिंदुस्तान को हिंदू तालिबान बताया जा रहा है। सोचिए, इसी गार्डियन की, इसी अंग्रेजी अखबार की आज मैं पोल खोलूंगा कि ये कैसे, आखिर किस चश्मे से हिंदुस्तान में हिंदू तालिबान का स्टिकर लगा रहा है और बाकी जगह ये कहता फिरता है, ये अंग्रेजी अखबार, अंग्रेजों का अखबार, ब्रिटिश अखबार द गार्डियन कहता फिरता है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। ये आज हम फेक एजेंडा इनका बेनकाब करने वाले मोदी को कह रहे हैं कि मोदी हिंदू तालिबान के निर्माता हैं। क्यों? क्योंकि मोदी इमारत जो बना रहे हैं नई संसद के, उस पर यह ठप्पा लगाया जा रहा है। ये अब इनका पाखंड आज खोलने जा रहे हैं। आपको मैंने दिखाया, लिख रहे हैं हिंदू तालिबान, लेकिन ये जो तस्वीरें मैं सीरिया की आपको दिखा रहा हूं, ये आईसिस के आतंकी की जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, इस पर ये अखबार क्या लिखता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, तस्वीरें आई थी, पूरे देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे आईसिस के आतंकी खुलेआम सर कलम कर रहे थे, खुलेआम धड़ल्ले से बाकायदा वीडियो बना बना के सर कलम कर रहे थे। आप जानकर ताज्जुब करेंगे, ये विदेशी मैगजीन जो हिंदू तालिबान लिख रहा है, ये विदेशी मैगजीन इन तस्वीरों पर क्या लिख रहा था, आईसिस के आतंकियों पर क्या लिख रहा था, वो जरा देखिए। आईसिस के आतंकियों पर लिख रहा था, यही अखबार लिख रहा था कि ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ये लिख रहा था, द गार्डियन व्यू ऑन फियर ऑफ इस्लाम, टेररिज्म इज नॉट अ रिलीजन। आतंकवाद धर्म नहीं होता है। ये फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं, फुल स्क्रीन जरा देखिए। यानी आईसिस के आतंकी जब लोगों का सर काट रहे थे तो यही अंग्रेजी अखबार लिख रहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर हिंदुस्तान के लिए लिख रहा है ये हिंदू तालिबान है। ये इनका प्रोपेगेंडा आज पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रिटिश अखबार ने क्या लिखा है हिंदू तालिबान पर। 22 फरवरी 2015 को छपा गार्डियन का लेख मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर डबल विंडो, 2 विंडो हम करके दिखाएं कि हिंदुस्तान को तो लिख रहे हैं हिंदू तालिबान और आईसिस के आतंकियों पर लिख रहे हैं आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। 2 विंडो अगर हम दिखा सके, 2 तस्वीरें दिखा सके कि हिंदुस्तान के लिए तो हिंदू तालिबान। ये देखिए जरा 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर देखिए, लिख रहे हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और दूसरे में लिख रहे हैं ये हिंदू आतंकवाद है, हिंदू तालिबान है। ये बता रहा है कि कैसे ये विदेशी प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान के खिलाफ रचा गया, हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए। ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं जो बता रही हैं कि कैसे, देखिए पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आईसिस के आतंकियों पर लिखा गया कि ये हिंदू आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, धर्म नहीं होता। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो आप देख रहे हैं। एक बार में एक तस्वीर दिखाइए, आइए आपको दिखाते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं द गार्डियन ने लिखा क्या है। गार्डियन ने लिखा क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। गार्डियन ने लिखा है कि क्या लिखा है, अंग्रेजी अखबार ने लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, मोदी संसद पर बुलडोजर चला रहे हैं। गार्डियन लिख रहा है मोदी संसद पर बुलडोजर चला रहे हैं। गार्डियन लिख रहा है वर्ल्ड क्लास धरोहर को खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और इसकी सीधे सीधे तुलना हिंदू आतंकवाद से कर रहे हैं। लिख रहे हैं मुगल कालीन विरासत उन्हें पसंद नहीं है।
यानी मुगल कालीन विरासत नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है। अंग्रेजों की बनाई हुई जो धरोहर है वो मोदी को पसंद नहीं है। सेंट्रल विस्टा एक मूर्खतापूर्ण योजना है, यानी देश की नई संसद को मूर्खतापूर्ण योजना लिख रहा है ये अंग्रेजी अखबार। ये लिख रहा है कि नई संसद अरबों खर्च होगा, गरीबों पर खर्च नहीं। सोचिए जरा अंग्रेजी अखबार को क्या मतलब है सब लिखने का। संयुक्त राष्ट्र भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। यानी यह लिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को, हिंदुस्तान को दरअसल पसंद नहीं है कि कोई भी अंग्रेजी धरोहर हो। जी हां, तो क्या ये जो पार्लियामेंट, ये जो संसद की इमारत है, क्या मोदी ने इस इमारत को गिरा दिया है उसके बाद नई संसद बनेगी? ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन ने बनाई थी। सवाल यह है कि अगर मोदी को यह इमारत नहीं पसंद, लेकिन जो नई संसद है उसमें यह इमारत शामिल होगी, तो फिर आखिर ये इल्जाम सरासर प्रोपेगेंडा है और इन इल्जामों के जरिए देश को हिंदू तालिबान के साथ जोड़ा जा रहा है। न सिर्फ पार्लियामेंट, बल्कि अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भी एडविन लुटियंस ने बनाई। क्या इस राष्ट्रपति भवन को मोदी गिराने जा रहे हैं? बताया जा रहा है कि मोदी को पसंद नहीं। इस अंग्रेजी अखबार में लिखा जा रहा है कि मोदी को ये अंग्रेजों की बनाई इमारतें पसंद नहीं, इसी को हिंदू तालिबान कहा जा रहा है। लेकिन ये इमारत वैसे ही रहेगी, सिर्फ विदेशी प्रोपेगेंडा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। बाकायदा न सिर्फ ये इमारत बल्कि इंडिया गेट का भी जिक्र है। आइए आपको बताने जा रहा हूं। इंडिया गेट तब बना जब 1914 से 21 के बीच में जवान शहीद हुए जो ब्रिटिश रूल के दौरान, उनकी याद में बना, उनके लिए मेमोरियल है। लेकिन ये क्या मोदी गिराने जा रहे हैं? ये भी एडविन लुटियन ने ही डिजाइन किया था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान पर टारगेट करने के लिए और हमला करने के लिए कहा जा रहा है कि ये हिंदू तालिबान है। इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है जिससे मोदी को बदनाम किया जा सके। ये है सेंट्रल विस्टा, ये है देश की नई संसद, और इस संसद में ये पुरानी संसद भी आप जो देख रहे हैं गोल, ये पुरानी संसद भी शामिल है, देखिए जरा, और इसमें राष्ट्रपति भवन भी शामिल है। इंडिया गेट से पूरा रास्ता जो जाता है, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। कोई चीज गिराई नहीं जा रही है, लेकिन सिर्फ मोदी से जीत नहीं सके, हिंदुस्तान को बदनाम नहीं कर सके, इसलिए हिंदू तालिबान का स्टिकर लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए जरा, सेंट्रल विस्टा की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों के बाद मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये इमारतें सब ऐसे ही बनी रहेंगी। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि मोदी हिंदू तालिबान बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी हिंदू तालिबान के निर्माता हैं। ये गार्डियन ने छापा है, लेकिन इनका पाखंड और प्रोपेगेंडा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये छाप रहे हैं, मोदी नई संसद बना रहे हैं तो हिंदू तालिबान है। लेकिन यही अंग्रेजी अखबार क्या छापता है, देखिए जरा। ये जो सीरिया की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आईसिस आतंकवाद जो सीरिया में है, वो पूरी दुनिया ने तस्वीरें देखी। इन तस्वीरों के बाद आपको पता है यही अखबार जो हिंदुस्तान को हिंदू तालिबान और मोदी को हिंदू तालिबान कह रहा था, इन तस्वीरों पर यह अखबार क्या छाप रहा था, ये मैं दिखाने जा रहा हूं। यानी हिंदुस्तान में तो हिंदू तालिबान है, लेकिन यही देश, यही अखबार छाप रहा है कि धर्म आतंकी नहीं बनाता। ये देखिए, इट्स नॉट द रिलीजन दैट क्रिएट्स टेररिस्ट। अब जब आईसिस की बात होती है तो कहते हैं कि धर्म से आतंकवाद का कोई लेना देना नहीं, लेकिन हिंदुस्तान को यही अंग्रेजी अखबार, यही विदेशी साजिश, इसमें देसी लोग मिले हुए, ये कहते हैं धड़ल्ले से। दिखाई जरा, अगर मैं 2 विंडो दिखा सकूं, 2 तस्वीरें कि हिंदुस्तान को तो आतंकवाद से जोड़ दीजिए, हिंदू तालिबान कह दीजिए, लेकिन दूसरी तस्वीर में आप कहिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। यही प्रोपेगेंडा है, यही एजेंडा है विदेशी, जिसे हमने डिस्क्लोज कर दिया है, जिसकी हमने देखिए जरा 2 तस्वीरें। पहली, दोनों एक ही अखबार, एक ही विदेशी मीडिया की दोनों तस्वीरें। पहली तो हिंदू तालिबान और दूसरी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, धर्म आतंकी नहीं बनाता। ये इनका प्रोपेगेंडा है जो पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा है। आइए अब आपको बताता हूं ये आगे क्या लिखता है। ये अंग्रेजी अखबार आगे क्या लिखता है, लिखता है हिंदू तालिबान वाला अंग्रेजी साजिश जो है, ये लिख रहा है कि इस्लाम से मोदी को नफरत है। इनका कहना है इस्लाम से मोदी को नफरत है। इसके आगे लिखता है कि इस्लामिक पहचान मोदी मिटा रहे हैं। यानी अब तक कहते रहे कि अंग्रेजों की पहचान मिटा रहे हैं, इंडिया गेट हटाना चाहते हैं, संसद हटाना चाहते हैं, राष्ट्रपति भवन हटाना चाहते हैं, वो मैंने बेनकाब कर दिया, इनकी पूरी साजिश। अब इनका कहना है इस्लाम से नफरत है, मुगलों की बनाई हुई धरोहरों से नफरत है, वो पसंद नहीं है, हिंदू तालिबान जैसा काम कर रहे हैं।
बार बार हिंदू तालिबान का इस्तेमाल किया गया जानबूझकर हिंदुस्तान को टारगेट करने के लिए। मोदी 1992 की कहानी दोहरा रहे हैं, यह कहा गया। सोचिए, ये सब जानबूझ के किया गया। तो सवाल यह है कि मोदी को मुगल धरोहर पसंद नहीं, ये कहना है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं सबसे बड़ी जो मुगल धरोहरों में से एक है, वो है ताजमहल। शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल आज भी वैसा ही बना हुआ है। ताजमहल की तस्वीरें मैं दिखाऊं, आज भी वैसा ही है। ताजमहल की देखरेख में कितना पैसा खर्च हुआ ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर ये मोदी को पसंद नहीं तो बताऊं कि आगरा में पॉल्यूशन से ताजमहल को बचाने के लिए मेट्रो का इनॉग्रेट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आइए अब आपको बताते हैं खुद सरकार ने कितना पैसा ताजमहल पर खर्च कर दिया है। जो ये लिख रहा है कि ताजमहल मोदी को पसंद नहीं या मुगलों की इमारत पसंद नहीं, देखिए जरा ताजमहल पे कितना पैसा खर्च किया गया। ये आपके सामने 2015 में 3 करोड़ 66 लाख ताजमहल के रखरखाव पर खर्च कर दिया गया है। इसके अलावा ताजमहल पर 2016-17 में 4 करोड़ 69 लाख रुपया खर्च हो गया इसकी देखरेख में, और साल 2017-18 में 4 करोड़ 12 लाख रुपए ताजमहल की देखरेख में खर्च हुआ है। यह बताने का मकसद सिर्फ ये कि ये जानबूझकर देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है कि मोदी को अंग्रेजी निर्माण नहीं पसंद, मोदी को मुगलों का निर्माण नहीं पसंद। लेकिन हकीकत आपके सामने देखिए जरा, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रेड फोर्ट की, लाल किले की। यह भी शाहजहां का बनवाया हुआ। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको गिरा दिया या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब से प्रधानमंत्री हैं यहीं जाकर झंडा फहरा रहे हैं? यह साजिश जानबूझकर, और बताया जा रहा है ये पसंद नहीं प्रधानमंत्री, इसलिए उन्हें हिंदू तालिबान से जोड़ा जा रहा। देखिए जरा लाल किले के निर्माण में कितना, इसके रखरखाव में कितना खर्च आ रहा है। देखिए जरा, जो आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी को अंग्रेजों की बनाई चीजें नहीं पसंद, मुगलों की बनाई चीजें नहीं पसंद, इसलिए उसे गिरा रहे हैं, उस प्रोपेगेंडा को आज मैं फेल कर रहा हूं। और इस बहाने मोदी के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं कि ये हिंदू तालिबान है। डालमिया ग्रुप बाकायदा देखरेख कर रहा है रेड फोर्ट की, लाल किले की देखरेख कर रहा है डालमिया ग्रुप। 5 साल में 25 करोड़ खर्च होगा। जी हां, इसकी देखरेख में 25 करोड़ रुपया खर्च होना है। तो यह बात बेबुनियाद साबित होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुगलों की बनाई इमारत को नजरअंदाज कर रहे हैं और नापसंद कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आइए अब आपको दिखाते हैं। इतना ही नहीं, लिखा गया उसमें कि मुसलमानों के विरोधी हैं मोदी, मुसलमानों के खिलाफ है मोदी, उनकी नागरिकता छीन रहे हैं मोदी। मैंने आपको बताया उसमें हिंदू तालिबान कहने के लिए पहले अंग्रेजों की इमारत का इस्तेमाल किया गया, फिर मुगलों की, दोनों के बारे में बताया। अगला टारगेट था अंग्रेजी अखबार का कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली। हकीकत यह है एक भी मुसलमान की नागरिकता हिंदुस्तान में नहीं छीनी गई है। लेकिन आपको बताते हैं कि इसमें लिखा क्या है, यह आपको बताते हैं मुसलमानों के लिए क्या लिखा है, जो सरासर झूठ है और बाकायदा कहा जा रहा है इसी बहाने कि ये हिंदू तालिबान है। देखिए इसमें लिखा है कि मुसलमानों की से नफरत करते हैं मोदी। इस मैगजीन ने लिखा है कि मुसलमानों से नफरत करते हैं मोदी। से मूव करें जल्दी से। इसके बाद अगला इसमें जो लिखा हुआ है कि मोदी मुस्लिमों को हटाना चाहते हैं, और यह भी लिखा है कि मुस्लिमों की नागरिकता छीन ली, जो सरासर झूठ है। करोड़ों मुस्लिमों को बेघर कर दिया है। ये कौन है? मुस्लिमों से जबरन नागरिकता छीनी गई, यह झूठा प्रोपेगेंडा है। यूएनएचआरसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ऐसा देश के किसी कोने में नहीं हुआ है। ये एनआरसी की वजह से कहा जा रहा, तो इसकी हकीकत ये है कि एनआरसी की हकीकत क्या है? ये जो झूठा प्रोपेगेंडा हिंदू तालिबान के नाम से फैलाया जा रहा है, ये आपको बताने जा रहे हैं। एनआरसी वो है जो बांग्लादेश से लोग आए उनके ऊपर लागू होगा। जो मैं आपको बता रहा हूं भारतीय नागरिकों का रिकॉर्ड है ये एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, ये है एनआरसी। और एनआरसी में न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू मुसलमान जो भी बांग्लादेश से आए हैं, एक वक्त के बाद आए हैं, तो उनसे सवाल किया जाएगा, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। 2017 में असम से शुरुआत हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसकी शुरुआत हुई है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद एनआरसी शुरू हुआ। मकसद था अवैध घुसपैठ को रोकना। इसका मकसद था कि बांग्लादेश से आए हुए लोगों की पहचान करना, घुसपैठियों को बाहर निकाला जाना। उसमें बांग्लादेश से आए हिंदू भी शामिल हैं, उसमें बांग्लादेश से आए मुस्लिम भी शामिल है, और उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी है। लेकिन
न अब तक किसी की नागरिकता छीनी गई है, न अब तक किसी को कहीं बाहर निकाला गया है। हर शख्स अपने घर में ही रह रहा है। यह इसकी हकीकत है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन इसकी हकीकत एक और, यानी ये इस चीज को गार्डियन इसको लिख रहा है, ये हिंदू तालिबान है। एनआरसी को लागू करने को भी हिंदू तालिबान की श्रेणी में जोड़ दिया। लेकिन सोचिए, हिंदुओं के साथ तो तालिबान का टैग जोड़ दिया है, लेकिन दूसरे धर्मों से जुड़ी हुई, मैंने आपको दिखाया आतंकवाद की बाकी घटनाओं पर कहता है कि धर्म के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल यही है कि आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे 2017 में एक मस्जिद पर हमला हुआ था। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है अलेक्जेंडर ने एक मस्जिद के अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी और 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था अलेक्जेंडर को पकड़ लिया गया था। मस्जिद में घुसकर अलेक्जेंडर ने फायरिंग की थी। ये तस्वीरें हम आपको अलेक्जेंडर की दिखा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, जो गार्डियन बार बार हिंदू तालिबान कह रहा है, वो गार्डियन अलेक्जेंडर की गोलियां चलाने के बाद क्या लिख रहा था, देखिए जरा। यही गार्डियन अलेक्जेंडर की गोलियां चलाने के बाद लिख रहा था, आतंकवाद धर्म नहीं होता, लिख रहा था टेररिज्म इज नॉट अ रिलीजन। अलेक्जेंडर ने मस्जिद में घुसकर गोली मारी तो लिख रहा था कि आतंकवाद धर्म नहीं होता। लेकिन भारत के संदर्भ में लिख रहा है कि भारत में हिंदू तालिबान है, यह लिख रहा है। लेकिन आइए अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो गार्डियन है उसकी तो पोल खुल गई, लेकिन निशाने पर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या लिख रहा है गार्डियन प्रधानमंत्री के बारे में? और आगे गार्डियन लिख रहा है, नई संसद भवन पर सवाल उठाएं गार्डियन ने, सेंट्रल विस्टा वल्गर मॉन्यूमेंट है, यह लिख रहा है। यह अंग्रेजी अखबार जानबूझकर यह साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है। और अभी आपको बताऊंगा मैं इसमें कैसे हिंदुस्तान के लोग और सियासतदान भी शामिल हैं। हिंदू तालिबान के पीछे कौन है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही कहा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी सवाल उठाए गए। सरदार पटेल की जो प्रतिमा जो दुनिया में सबसे ऊंची है, उस पर भी सवाल उठाए गए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर भी सवाल उठाए गए जो अहमदाबाद में बनाया गया। और इन सबको साथ कहा गया, गांधी पटेल से बराबरी की चाहत है नरेंद्र मोदी की। ये सारे इल्जामात लगाते हुए हिंदुस्तान पर हिंदू तालिबान का स्टिकर लगाने की कोशिश की गई है। परत दर परत मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल परेशानी इस बात की है कि हिंदुस्तान में कैसे इतनी बड़ी मूर्ति खड़ी हो गई। गुजरात के केवड़िया में यह मूर्ति है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया से दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और दुनिया को टक्कर देने के लिए एक मूर्ति के स्टैच्यू हिंदुस्तान में बना है। यह परेशानी है। इस मूर्ति का बनना भी हिंदू तालिबान से जोड़ दिया गया। लेकिन यही मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इस मूर्ति को बनाया जाना, टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करना, यह हिंदू तालिबान है। लेकिन यह देखिए, अफगानिस्तान में बुद्ध की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ने की कोशिश की गई, ब्लास्ट किया गया। यही गार्डियन जो सरदार पटेल की मूर्ति के लिए क्या लिख रहा है, हिंदू तालिबान, ये लिख रहा है इस बुद्धा के लिए क्या लिख रहा है, ये मैं दिखाऊंगा। दिखाई जरा तस्वीरें, बुद्धा की इस मूर्ति को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, ये मैं आपको बता रहा हूं। 2011 की ये तस्वीरें हैं। 2011 में तालिबान ने बुद्धा की इस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन आपको दिखाता हूं कि खुद गार्डियन इस मूर्ति पर क्या लिख रहा था। जो गार्डियन सरदार पटेल पर लिख रहा था ये हिंदू तालिबान है, ये गार्डियन देखिए क्या लिख रहा है, होप फॉर वन ऑफ द बुद्धा स्टैच्यूज ब्लोन अप बाय द तालिबान। यानी यहां सिर्फ तालिबान का नाम लिखा है, ना हिंदू तालिबान, ना किसी और तालिबान के नाम के साथ जुड़ा, ना मुस्लिम तालिबान, कोई तालिबान नहीं। यानी बुद्धा की मूर्ति उड़ा दो, बुद्धा की मूर्ति उड़ा दो तो ये सिर्फ तालिबान का किया हुआ है। लेकिन सरदार पटेल की मूर्ति बना दो तो वो हिंदू तालिबान की कैटेगरी में आ जाएगा। यह है अंग्रेजी अखबार का प्रोपेगेंडा। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं दो तस्वीरें कि कैसे बुद्धा की अगर मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया, धमाका किया गया, छत विछत किया गया, उसके बाद ये अखबार क्या छाप रहा था, देखिए जरा, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये गार्डियन का जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, बुद्ध की मूर्ति तोड़ी, गार्डियन की चुप्पी, और गार्डियन कितनी साफगोई से, कितनी सफाई से मासूम बनकर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के संदर्भ में यही गार्डियन छाप रहा है कि हिंदू तालिबान है।
आइए अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेडियम पर भी सवाल उठाए, जो कि अहमदाबाद के मोटेरा में यह शानदार भव्य स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। इससे भी परेशानी है, इसको हिंदू तालिबान की संज्ञा दी जा रही है। सवाल यह है कि ये सिर्फ स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी है, लेकिन बाकायदा पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं बदला गया है। सवाल यही है कि क्या इस पर इल्जाम लगा लेने से, इसको हिंदू तालिबान कह देने से हकीकत क्या छिप जाएगी कि ये विदेशी प्रोपेगेंडा है। लेकिन अब आइए हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके पीछे साजिश क्या है, किसने लिखा है ये गार्डियन में और कौन है वो शख्स, वो दिखाने जा रहे हैं हम आपको। देखिए जरा, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये है शख्स अनीश कपूर। इन्होंने गार्डियन में हिंदू तालिबान लिखा है। फुल स्क्रीन जरा मैं तस्वीरें दिखाऊं। अनीश कपूर ने हिंदू तालिबान की संज्ञा दी है भारत को, मोदी को हिंदू तालिबान का निर्माता बताया है। यह है वो शख्स जो हिंदुस्तान को तालिबान के साथ जोड़ रहे हैं। यह है वो शख्स जो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को तालिबान के निर्माता बोल रहे हैं, हिंदू तालिबान के निर्माता। यानी हकीकत आपके सामने आ गई है कि कैसे हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सोनिया गांधी के साथ अनीश कपूर को, इन्होंने ही अंग्रेजी अखबार गार्डियन में हिंदू तालिबान की संज्ञा दी है भारत को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है हिंदू तालिबान के निर्माता। अब आप समझ गए होंगे कि ये ऐसे ही संभव नहीं है, ये ऐसे ही नहीं हुआ। कितनी गहरी साजिश देश के खिलाफ हो रही है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो अनीश कपूर थे, ये राजीव गांधी के नाम से स्टेडियम बना तो कभी इन्होंने किसी तालिबान की संज्ञा नहीं थी। आज तक कभी कुछ नहीं लिखा इसके खिलाफ इस स्टेडियम पर। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, न सिर्फ राजीव गांधी बल्कि स्टेडियम इंदिरा गांधी के नाम पर भी बना, उस पर भी इस पत्रकार ने एक शब्द नहीं लिखा। ये जो आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इस पर भी जुबान नहीं खिली। तब भी नहीं कहा गया कि कोई तालिबान है, लेकिन जानबूझकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की इमेज खराब करना, हिंदुस्तान की छवि खराब करने के मकसद से यह किया गया। एक और तस्वीर देखिए जरा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इस स्टेडियम पर भी बड़ी बात यह, एक शब्द नहीं लिखा, एक शब्द भी नहीं लिखा अंग्रेजी अखबार ने, लेकिन नरेंद्र मोदी के स्टेडियम पर यह लिखा गया कि ये हिंदू तालिबान है। तस्वीर जरा फिर से दिखाइए, वो तस्वीर दिखाइए पत्रकार की जिन्होंने ये लिखा है वो दरअसल कौन है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। वो तस्वीरें देखिए जरा फिर से कि कैसे उनकी तस्वीर सोनिया गांधी के साथ है और वो विदेशी अखबारों में क्या क्या लिख रहे हैं। वो हिंदुस्तान को तालिबान बता रहे हैं, वो हिंदुओं को तालिबान बता रहे हैं। हिंदुओं से इस कदर नफरत है। और आपको पता है हिंदुस्तान में हिंदू तालिबान की संज्ञा सबसे पहले किसने दी थी, हिंदू तालिबान की थ्योरी कहां से निकल कर आई थी, यह बात साबित होती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस शख्स की जिसने हिंदू तालिबान कहा है। यही है अनीश कपूर, जिन्होंने ये लेख लिखा गार्डियन में। गार्डियन का जो पाखंड और हिपोक्रेसी है वो मैंने आपको दिखाई, दोहरा चरित्र, दोहरी शक्ल दिखाई, और अब उस शख्स को भी दिखा रहे हैं। अब सोचिए, साजिश इंटरनेशनल है, लेकिन देश के साथ उसके तार कैसे जुड़े हैं, इस तस्वीर से आप ये बखूबी समझ सकते हैं कि देश में बैठकर लोग कैसे साजिश रच रहे हैं भारत की छवि खराब करने के लिए। ये तस्वीरें इसे बेपर्दा करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आइए अब आपको दिखाते हैं यही गार्डियन हिंदुस्तान में कैसे साधु संतों का मजाक उड़ाता है। ये देखिए, गार्डियन में साधु की फोटो है और लिखा है साधु संतों का मजाक बनाया गया है इसी गार्डियन में। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, साधु संत बैठे हैं और इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, उनके बालों को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है और उनकी बौद्धिक क्षमता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तस्वीर जरा फुल फ्रेम अगर मैं दिखाऊं, ये उसी गार्डियन में छपी हुई है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि ये अंग्रेजों के अखबार किस तरह से हिंदुस्तान का मजाक बनाना, हिंदुस्तान की संस्कृति का मजाक बनाना, हिंदू धर्म का मजाक बनाना, सनातन धर्म का मजाक बनाना, ये सदियों से करते चले आ रहे हैं। उसी की ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए, न सिर्फ ये साधु संतों का मजाक उड़ा रहे थे, बल्कि जब कुंभ चल रहा था तो कुंभ का भी मजाक उड़ा रहे थे कि कुंभ कैसे सुपर स्प्रेडर बन गया कोरोना का। कुंभ ने ही कोरोना फैला दिया है। ये अखबार छाप रहा था द गार्डियन। ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि
हिंदुस्तान को हिंदू तालिबान कहते हैं, बाकी दुनिया के सारे आतंकवाद पर कहते हैं कि उसका कोई रंग और कोई मजहब नहीं है, लेकिन यहां हिंदू तालिबान है। कुंभ पर सवाल उठाते हैं, साधु संतों का मजाक उड़ाते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कोरोना पर, मौत पर भी, उस पर भी ये अखबार क्या लिख रहा था, ये आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, कोरोना से मौत को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। कोरोना से मौत पूरी दुनिया में हुई, लेकिन जानबूझकर हिंदुस्तान को निशाना बनाया गया। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो आर्टिकल की हेडलाइंस हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे ये विदेशी मीडिया हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा चला रही है, कैसे ये विदेशी मीडिया हिंदुस्तान को केवल बदनाम करने की साजिश कर रही है। वो आज पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। बेशक अब आगे बढ़ते हैं और आइए अब बात करते हैं। ये तो बात कर ली विदेशी मीडिया के प्रोपेगेंडा की और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश की। ऐसे ही विदेशी ऐप भी क्या हिंदू विरोधी है? हम बात करने जा रहे हैं ट्विटर की। क्या हिंदू विरोधी है ट्विटर? ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ट्विटर ने जो आज हरकत की है उससे ये बात जरूर साबित होती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ट्विटर ने आज क्या किया। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्वीट जो वेरीफाइड था, यानी नीले रंग का ट्विटर पर एक टिक होता है, उसे वेरीफाइड अकाउंट कहते हैं। यहां नीले रंग का टिक हर जो भी यूज करता है, जो भी इस्तेमाल करता है ट्विटर, जिसका भी प्रोफाइल है, उस पर नीले रंग का एक निशान होता है टिक का, राइट टिक का। उसका मतलब है वेरीफाइड अकाउंट। उपराष्ट्रपति का वो टिक हटा दिया आज ट्विटर ने, सोचिए। और ट्विटर ने दलील क्या दी? ट्विटर की दलील यह है कि 6 महीने से वेंकैया नायडू ने दरअसल कोई ट्वीट नहीं किया। आखिरी ट्वीट वेंकैया नायडू ने किया था 23 जुलाई 2020। 23 जुलाई 2020 ट्विटर का कहना है कि 6 महीने तक इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इनका ब्लू टिक निशान हट गया। लेकिन ट्विटर का ये झूठ बेनकाब कब होता है? जब स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के ट्विटर अकाउंट पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि प्रणब मुखर्जी का ब्लू टिक है, यानी प्रणब मुखर्जी का ब्लू टिक है, लेकिन उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक हटा दिया। प्रणब मुखर्जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनका ब्लू टिक है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो देश के उपराष्ट्रपति है, उनका ब्लू टिक हटा दिया। दलील क्या दे रहे? 6 महीने से उन्होंने ट्वीट नहीं किया। तो मैं आपको बताऊं कि जो ट्वीट वेंकैया नायडू ने आखिरी किया था, वो किया था 23 जुलाई 2020 को। प्रणब मुखर्जी का आखिरी ट्वीट था 15 अगस्त 2020। सिर्फ 1 महीने का फर्क है। 6 महीने से ज्यादा दोनों को हो चुके हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का तो ट्वीट हटा दिया, वेरीफाइड हटा दिया, लेकिन यहां से वेरीफाइड टिक नहीं हटाया। न सिर्फ प्रणब मुखर्जी, आइए अब आपको बताते हैं वेंकैया नायडू का ही ब्लू टिक नहीं हटाया, बल्कि ब्लू टिक, देखिए पोल आज ट्विटर की पूरी तरह से खुलेगी। ब्लू टिक न सिर्फ उनका, बल्कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी ब्लू टिक हटा दिया। ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया, और वही दलील कि इन्होंने 6 महीने से ट्वीट नहीं किया था, इसलिए इनका ब्लू टिक हटा दिया है। लेकिन न सिर्फ मोहन भागवत, बल्कि हिंदू विरोधी कैसे है ट्विटर, यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक विचारधारा का विरोधी कैसे है ट्विटर, यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। किस विचारधारा से प्रभावित है और किस विचारधारा से नफरत है, यह देखिए। अहमद पटेल, स्वर्गीय अहमद पटेल जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम के बाद ब्लू टिक लगा हुआ है। ट्विटर कहता है कि आप वेरीफाई कराइए, अपनी पहचान वेरीफाई कराने के बाद, यानी उनका ब्लू टिक है जो इस दुनिया में नहीं है। मोहन भागवत जो संघ प्रमुख है, उनका ये वेरिफिकेशन हटा दिया। ये ट्विटर का हिंदू विरोधी और एक विचारधारा विरोधी जो एजेंडा है, वो आज साफ हो गया है। न सिर्फ मोहन भागवत, आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं छाट के आरएसएस से जुड़े हुए जितने नेता हैं, सबके ब्लू टिक हटा दिए। मोहन भागवत के अलावा मैं आपको दिखाऊं तो सुरेश जोशी, ये देखिए सुरेश जोशी जो सर कार्यवाहक है, इनका भी ब्लू टिक हटा दिया ट्विटर ने। साजिशन। अरुण कुमार मैं दिखाने जा रहा हूं, अरुण कुमार जो संघ में सर कार्यवाहक हैं, उनका भी ब्लू टिक ट्विटर ने हटा दिया। यह है हिंदू विरोधी ट्विटर। अगला दिखाऊं कृष्ण गोपाल जो कि आरएसएस के सर कार्यवाहक हैं, उनका भी ब्लू टिक था, वेरीफाइड अकाउंट था, ट्विटर ने हटा दिया उनका भी ब्लू टिक। यह ट्विटर का दोगला चेहरा है जो दिखाता है कि ट्विटर हिंदुस्तान विरोधी, हिंदू विरोधी तो है, एक विचारधारा विरोधी और एक विचारधारा से प्रभावित है, इसलिए चुन चुनकर एक विचारधारा पर टारगेट करता है। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई। यह उत्तेजना पैदा करने वाला, वैचारिक ध्रुवीकरण कराने वाला और देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाला
और भारत की जनता की विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला एक कदम है। इससे भारत सरकार जिस सख्ती के साथ इससे कार्रवाई कर रही है, मुझे लगता है और सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। यदि ट्विटर को भारत से गुड बाय कहना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर जैसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। पैसा तो यहाँ से कमाओ और यहीं के लोगों को गरियाओ, और जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनका ट्विटर अकाउंट कभी सस्पेंड कर दो, कभी उनका ब्लू टिक हटा दो। जो देशद्रोही लोग हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, जिन पर के देश विरोधी धाराओं के प्रति जो देशद्रोह के मुकदमे तक चल रहे हैं, उनके ट्विटर अकाउंट तो जेल में भी वेरीफाई हो जाते हैं। देश के आईटी मिनिस्टर ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि ट्विटर को भारत के कानून में विश्वास करके ही काम करना होगा। कहीं भी वो काम करेंगे तो वहां उस देश के कानून को वो नहीं मानेंगे, ये नहीं हो सकता। तो आपने देख लिया, क्या ट्विटर हिंदू विरोधी है, क्या ट्विटर देश विरोधी है, जानबूझकर लोगों को टारगेट कर रहा है। क्योंकि संबित पात्रा ने, आपको याद होगा, संबित पात्रा ने टूल किट पर एक ट्वीट किया था, बाकायदा बताया था कि कैसे कोरोना के दौर में साजिश रची जा रही है देश के खिलाफ। तो उसे ट्विटर ने लिख दिया मैनिपुलेटेड मीडिया। इस पर सवाल उठाए, और इस पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि ये तो संबित का मैंने एक ट्वीट आपको दिखाया। आपको याद होगा कि इससे पहले कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था। कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। देखिए जरा, कंगना रनौत के ट्वीट को कैसे अकाउंट सस्पेंड कर दिया। ये देखिए लिखा हुआ खाता निलंबित। फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं। कंगना रनौत के ट्वीट के बाद कंगना रनौत का पूरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? सोचिए जरा, एक तरफ की कार्रवाई हो रही है, अभी दूसरे तरफ का आपको दिखाऊंगा दूसरा पक्ष कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कंगना का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। अब कंगना अपना अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कंगना ने एक ट्वीट किया था जो ट्विटर को पसंद नहीं आया। ऐसे बहुत से ट्वीट हैं जो देश में लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन आखिर कार्रवाई निष्पक्ष क्यों नहीं हो रही? सवाल यही है कि कंगना का ट्वीट अगर उससे आपत्ति है और कंगना का अकाउंट सस्पेंड किया गया, तो देश में बहुत से लोग हैं जो ऐसे ट्वीट करते हैं लेकिन उनके अकाउंट सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। बड़ा बुनियादी सवाल यह है। इसलिए कहा जा रहा है क्या ट्विटर विरोधी है, हिंदू विरोधी है, एक विचारधारा के विरोधी है ट्विटर। न सिर्फ कंगना बल्कि आपको याद होगा अभिजीत जो सिंगर है, उन्होंने ट्वीट किया था, उनका अकाउंट भी सस्पेंडेड है। जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। न सिर्फ कंगना बल्कि अभिजीत का अकाउंट भी निलंबित कर दिया गया है। इसीलिए सवाल उठे कि ट्विटर क्या छाट छाट कर सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करता है। देखिए जरा, अभिजीत का अकाउंट सस्पेंडेड है, सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया उनके अपने विचार रखने को लेकर, जिस पर किसी को ऐतराज हो सकता है, और ऐतराज होने पर कार्रवाई हो तो हर पक्ष पर कार्रवाई हो, यही निष्पक्षता का पैमाना है। न सिर्फ अभिजीत बल्कि आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ट्विटर एक तरफा है। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको दिखा दिया क्या संबित पात्रा के साथ हुआ, क्या अभिजीत के साथ और क्या कंगना के साथ। एक तरफ ट्विटर देश के उपराष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार देता है, लेकिन दूसरी तरफ ट्विटर स्वरा भास्कर, शर्जील उस्मानी जैसे लोगों के ट्वीट को ना तो मैनिपुलेटेड मीडिया बताता है और ना ही इन लोगों का अकाउंट अनवेरिफाइड करता है, यानी ब्लू टिक इनके अकाउंट में वैसे ही बने, ये देश के खिलाफ कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ट्विटर कोई एक्शन नहीं लेता। दिल्ली दंगों के वक्त स्वरा भास्कर दिल्ली के लोगों से प्रदर्शन की अपील कर रही थी, सड़क पर उतरने का आह्वान कर रही थी। दिल्ली में दंगे भड़क रहे थे, लेकिन स्वरा ट्वीट के जरिए लोगों को और भड़का रही थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट शर्जील उस्मानी अक्सर ट्विटर पर जहर उगलते हैं। अक्सर हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट कर वो मुस्लिम समुदाय को भड़काते हैं। शर्जील के समाज में जहर घोलने की फैक्ट्री ट्विटर के जरिए चल रही है, लेकिन ट्विटर ने आज तक शर्जील का अकाउंट न अनवेरिफाइड किया है और ना ही कोई बड़ी कार्रवाई की है। यही ट्विटर का दोहरा रवैया और दोहरा चरित्र दिखाता है। ट्विटर पर इस तरह के चेहरों की भरमार है, लेकिन इस तरह के लोगों पर ट्विटर की आंखें बंद हैं। ना तो ट्विटर को कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए कहा जा रहा है ट्विटर का ये रवैया दोहरा है। ट्विटर का जो रवैया है ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। लेकिन आपको बताएं, सरकार ने क्या किया है। सरकार ने ट्विटर को एक नोटिस भेजा है। सरकार ने फाइनल अल्टीमेटम दिया है, नए आईटी नियमों का पालन करना होगा, लागू नहीं करने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह सरकार ने ट्विटर से कहा है।
आइए अब आपको बताते हैं ट्विटर की बौखलाहट क्यों है। क्योंकि ट्विटर के दफ्तर पर रेड की गई, पुलिस पहुंची ट्विटर के दफ्तर पर पिछले दिनों। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, पुलिस पहुंची, स्पेशल सेल की टीम पहुंची। ये ट्विटर का ऑफिस है, फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं। यही है ट्विटर की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह। उन्हें लग रहा है कि हमारे दफ्तर तक कैसे पुलिस पहुंच गई, हमारे दफ्तर तक कैसे स्पेशल सेल पहुंच गई। स्पेशल सेल की जब टीम पहुंची तो ट्विटर में हड़कंप मच गया। ट्विटर को समझ नहीं आया अब क्या करें। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ट्विटर पर स्पेशल सेल की टीम पहुंची। लेकिन ट्विटर के ऊपर अब बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। आपको बताने जा रहे हैं ट्विटर के खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। सरकार ने ट्विटर को नोटिस भेजा है, सरकार ने फाइनल अल्टीमेटम दिया है, नए आईटी नियमों का पालन करना होगा। ट्विटर के लिए सीधे सीधे कहा गया कि नए नियमों का पालन करना जरूरी है और अगर नियम नहीं माने तो बड़ी कार्रवाई ट्विटर पर होगी। ये जो चिड़िया की चोंच है ये हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी अगर ये दोहरा मापदंड अपनाया गया, ये दोहरा रवैया अपनाया गया। नहीं माने तो ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ट्विटर का ये दोहरा रवैया सिर्फ एक विचारधारा के खिलाफ है। कैसे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट के बाद इनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया और अब तक डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड है। सोचिए क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो ट्विटर को पसंद नहीं आया। ऐसे न जाने कितने ट्वीट होते हैं। बेशक ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, आप देख रहे हैं अकाउंट सस्पेंडेड। फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं तो क्या जानबूझकर ट्विटर ऐसे टारगेट करता है? जानबूझकर ट्विटर को जो सूट नहीं करता है, एक खास आइडियोलॉजी, एक खास विचारधारा जिसे ट्विटर टारगेट करता है, निशाने पर लेता है। डोनाल्ड ट्रंप का आप अकाउंट देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का अकाउंट सस्पेंड है अब तक। सोचिए जरा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, और कब सस्पेंड हुआ? जब वो राष्ट्रपति नहीं रहे तब उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया जानबूझकर। सवाल यही उठ रहे हैं, क्या ट्विटर एक खास विचारधारा का विरोधी है? क्या उस दक्षिणपंथी विचारधारा का विरोध करता है ट्विटर? कम से कम इन तस्वीरों के बाद यह साबित हो रहा है कि कैसे ट्रंप का अकाउंट देखिए सस्पेंड कर दिया गया। न सिर्फ ट्विटर, बल्कि मैं आपको दिखाऊं फेसबुक अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये फेसबुक पे पोस्ट था और ये देखिए लिखा हुआ कि कैसे, फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं कि 2 साल के लिए, ये देखिए 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है अकाउंट। फेसबुक अकाउंट भी ट्रंप का सस्पेंड कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा ये करोड़ों लोग जो ट्रंप को वोट देते हैं, ये करोड़ों लोगों का अपमान है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन ट्विटर की और फेसबुक की और इस तरह के ऐप्स की दोहरी विचारधारा, दोहरा रवैया मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए आपको बताते हैं ये है क्या भला। ट्विटर दरअसल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। ट्विटर 21 मार्च 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। लगभग 20 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं ट्विटर के, 20 करोड़ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताते हैं कि ये ट्विटर जो कर रहा है इसकी वजह से ये बहुत से देशों में बैन है। देखिए जरा कौन कौन से देशों में बैन है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। चीन ने ट्विटर को पहले से बैन कर रखा है। चीन के अलावा ईरान ने भी ट्विटर को बैन कर रखा है। तुर्कमेनिस्तान में भी ट्विटर पहले से बैन है। नाइजीरिया में भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। उत्तर कोरिया भी इसमें शामिल है। न सिर्फ ये मुल्क जिन्होंने बैन किया है, लेकिन और भी देश हैं जिन्होंने कुछ पाबंदियां ट्विटर पर लगाई हैं। यानी ट्विटर है तो, लेकिन ट्विटर वहां पिंजड़े में है। ये चिड़िया वहां भी मुंह खोलती है, लेकिन इसके अपनी दायरे और बंदिशें हैं। हिंदुस्तान में इसकी कोई दायरा और बंदिश अब तक नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्विटर बाकायदा हिंदुस्तान के नियम फॉलो करें। जापान उनमें शामिल है, पाकिस्तान उनमें शामिल है जिसने ट्विटर को मौका तो दिया है लेकिन बंदिशों के साथ। इजराइल इसमें शामिल है कि ट्विटर इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन पाबंदियां हैं। और रूस इसमें शामिल है कि आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन पाबंदियां लागू हैं। तो ये बात हुई ट्विटर की। लेकिन आइए इस बीच बड़ी खबर आ रही है भगोड़े मेहुल चौकसी से जुड़ी खबर यह है कि मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रिपब्लिक भारत के हाथ लगा है। वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं अब से कुछ वक्त में। मेहुल चौकसी पर बड़ी खबर यह है कि मेहुल चौकसी फिलहाल फरार है और मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड की तस्वीर हाथ लगी है। मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। गर्लफ्रेंड बारबरा की तस्वीर मिली है रिपब्लिक भारत के पास। ये देखिए जरा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड का पासपोर्ट है। इस पर
मेहुल को अगवा करने का इल्जाम लगा है और रिपब्लिक को यह पासपोर्ट मिला है। क्या ये मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड का ही पासपोर्ट है, इसकी पुष्टि नहीं होती है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि यह मेहुल की गर्लफ्रेंड का ही पासपोर्ट है और उसी की तस्वीर है। मेहुल का कहना है कि उसने इसे अगवा किया, उसके लिए हनी ट्रैप था और डोमिनिका लेकर वो इसे गई और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन हकीकत यह भी है कि मेहुल चौकसी की ये गर्लफ्रेंड थी, ये भी इल्जामात लग रहे हैं। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।